हाय माई सेल्फ मीनू एंड अभी हम लोग करने जा रहे हैं ग्रिड कट ऑफ के बारे में एंड इट्स नेक्स्ट थिंग्स विच वी हैड नॉट कवर्ड इन फर्स्ट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. दिस इज आवर सेकेंड वीडियो ऑफ दिस ग्रिड सीरीज. So the primary disadvantage of grids is that they increase the amount of radiation that the patient receives. प्राइमरी डिसएडवांटेज ग्रिड्स का क्या है, ये इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं अमाउंट ऑफ रेडिएशन टू द पेशेंट. क्योंकि इसका हमारा फ़ायदा क्या है, हमें कंट्रास्ट बढ़ाना है बाय रिमूविंग द सेकेंडरी रेडिएशन. बट इसका जो डिसएडवांटेज है वो है this increases the amount of radiation to the patient. And another disadvantage is that they require careful centering of the X-ray tube because of the danger of grid cutoff. इसके अलावा आपका इसमें केयरफुली सेंटरिंग करनी होती है एक्सरे ट्यूब की, नहीं तो इस पर ग्रिड कट ऑफ के चांसेस होते हैं. ग्रिड कट ऑफ है क्या? ग्रिड कट ऑफ इज़ द लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन. ग्रिड कट ऑफ एक तरीके का लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन होता है दैट अकर्स व्हेन द इमेजेस ऑफ द लेड स्ट्रिप्स आर प्रोजेक्टेड वाइडर देन द वुड बी विथ ऑर्डिनरी मैग्निफिकेशन. तो ग्रिड कट ऑफ लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन जो कि होता है जबकि when the images of the lead strips are projected wider than they would be with ordinary magnification. ठीक है, it is the result of a poor geometric relationship between the primary beam and the lead foil strips of the grids. ये क्या है, एक पुअर ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइमरी बीम के बीच में एंड लेड फॉयल स्टेप्स के बीच में. सो कट ऑफ इज कंप्लीट एंड नो प्राइमरी रेडिएशन रीचेस. कट ऑफ कंप्लीट होता है, नो प्राइमरी रेडिएशन रीच करता है टू द फिल्म व्हेन द प्रोजेक्टेड इमेजेस ऑफ द लेड स्ट्रिप्स आर थिकर देन द विड्थ ऑफ द इंटरस्पेसेस. और कट ऑफ पूरी तरीके से होता है, कब होता है जब, और पूरी तरीके से होने में क्या दिक्कत होती है, कोई भी प्राइमरी रेडिएशन नहीं पहुंच पाता है फिल्म तक. और क्यों होता है, बिकॉज लेड स्ट्रिप्स आर थिकर देन द विड्थ ऑफ द इंटरस्पेसेस की विड्थ से ज़्यादा ये थिक होती हैं. एंड द रिजल्टेंट रेडियोग्राफ विल बी लाइट इन द एरिया इन विच द कट ऑफ अकर्स. और जो रिजल्टेंट रेडियोग्राफ होते हैं विल बी लाइट आएगा, मतलब इन द एरिया इन विच ग्रिड कट ऑफ अकर्स, मतलब उस जगह पे कुछ नहीं आएगा. विथ लीनियर ग्रिड्स देयर मे बी यूनिफॉर्म लाइटनिंग ऑफ द होल फिल्म. लीनियर ग्रिड्स के साथ देयर विल बी यूनिफॉर्म लाइटनिंग आती है पूरी फिल्म में. वन एज ऑफ द फिल्म और बोथ एजेस ऑफ द फिल्म डिपेंडिंग ऑन हाउ. तो वन एज या फिल्म का या फिर बोथ एजेस ऑफ द फिल्म डिपेंडिंग ऑन हाउ द कट ऑफ इज प्रोड्यूस्ड एंड द अमाउंट ऑफ कट ऑफ इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट विद द हाई रेशियो ग्रिड्स. तो जो अमाउंट होता है कट ऑफ का वो हमेशा हाई होता है with the high ratio grids and short grid focused distances. And there are 4 situations that produce grid cutoff. इसमें 4 सिचुएशन होती हैं जो कि ग्रिड कट ऑफ को प्रोड्यूस करती हैं. नंबर 1, फोकस्ड ग्रिड्स यूज्ड अपसाइड डाउन. फोकस्ड ग्रिड्स यूज्ड अपसाइड डाउन एंड lateral descending grid angulation and focus grid distance descending and combined lateral and focus grid distance descending. ये आपके 4 तरीके के ग्रिड कट ऑफ होते हैं. पहला फोकस्ड ग्रिड यूज्ड अपसाइड डाउन, lateral descending grid angulation, तीसरा फोकस ग्रिड डिस्टेंस डिसेंटरिंग एंड चौथा आपका है कंबाइंड लेटरल एंड फोकस ग्रिड डिस्टेंस डिसेंटिंग एंड अपसाइड डाउन फोकस्ड ग्रिड. सो अपसाइड डाउन फोकस्ड ग्रिड के बारे में देख लेते हैं. ऑल फोकस्ड ग्रिड्स हैव ए ट्यूब साइड विच इज़ द साइड ऑफ द फोकस ऑफ द लेड स्ट्रिप्स. सभी फोकस्ड ग्रिड्स में एक ट्यूब साइड होती है जो कि साइड होती है फोकस ऑफ द लेड स्ट्रिप्स की. व्हेन ए फोकस्ड ग्रिड इज यूज्ड, जब फोकस्ड ग्रिड यूज होती है अपसाइड डाउन
and there is severe peripheral cutoff. There is severe peripheral cutoff with a dark band of exposure in the center of the film and no exposure at the film's periphery. और इसमें क्या होगा आपका देयर इज सीवियर पेरिफेरल कट ऑफ आएगा विद अ डार्क बैंड ऑफ एक्सपोजर इन द सेंटर ऑफ द फिल्म एंड नो एक्सपोजर एट द फिल्म्स पेरिफेरी. सो ये इलस्ट्रेट करता है हाउ कट ऑफ अकर्स एंड इसको हम लोग पिक्चर में देख लेंगे. एंड हायर द ग्रिड रेशियो, जितना हाई होगा द नैरोअर द एक्सपोज्ड एरिया, उतना नैरोअर होगा एक्सपोज्ड एरिया. व्हेन ए क्रॉस्ड ग्रिड इज यूज्ड अपसाइड डाउन only a small square in the center of the film is exposed. जब एक क्रॉस्ड ग्रिड यूज होगी अपसाइड डाउन ओनली एक स्मॉल स्क्वायर ऑफ द सेंटर ऑफ द फिल्म इज एक्सपोज्ड होता है. लेटरल डिसेंटरिंग क्या है? लेटरल डिसेंटरिंग रिजल्ट करता है फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब बीइंग पोजीशनड लेटरल, एक्सरे ट्यूब बीइंग पोजीशनड लेटरल एंड टू द कन्वर्जेंट लाइन बट एट ऑल करेक्ट फोकल डिस्टेंसेस. ये आपका लेटरल जब एक्सरेटिव पोजीशन होती है एंड कन्वर्जेंट लाइन पे बट एट द करेक्ट फोकल डिस्टेंसेस. सो ऑल द लेड स्ट्रिप्स कट ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ प्राइमरी रेडिएशन. सो देयर इज ए यूनिफॉर्म लॉस ऑफ रेडिएशन. तो इसमें क्या होता है सभी लेड स्ट्रिप्स कट ऑफ करती हैं सेम अमाउंट ऑफ प्राइमरी रेडिएशन को, जिससे कि एक यूनिफॉर्म लॉस ऑफ रेडिएशन होता है ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द ग्रिड एंड प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्मली लाइट रेडियोग्राफ. और ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? यूनिफॉर्मली लाइट रेडियोग्राफ. तो इसमें आपका यूनिफॉर्म लॉस ऑफ रेडिएशन होता है ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द ग्रिड में एंड प्रोड्यूस करती हैं यूनिफॉर्मली लाइट रेडियोग्राफ. ठीक है, दिस इज probably the most common kind of grid cutoff. Most common kind of grid cutoff है ये, and but it cannot be recognized by inspection of the film. So all we see is a light film that is usually attributed to incorrect exposure factors. अगर हम लोग लाइट फिल्म देखते हैं तो हमें लगता है कि मतलब इनकरेक्ट एक्सपोजर फैक्टर्स की वजह से हुआ होगा, जबकि ये इसकी वजह से भी होता है. सो ये अभी हम लोग देखेंगे लेड स्ट्रिप के बारे में. वी ऑल टेकन द सेम एक्सपोजर फैक्टर्स बट विद इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ लेटरल डिसेंटरिंग एंड द एक्सरे ट्यूब वाज सेंटर्ड एट द कन्वर्जेंट लाइन फॉर द फिल्म स्ट्रिप ऑन द लेफ्ट एंड देन laterally decentered 1, 2 and 3 inches for the next 3 strips. The films become progressively lighter as the amount of lateral decentering increases, but the exposure is still uniform. Exposure सेम रहा बट द सेंटर एंड बोथ एजेस ऑफ द फिल्म आर इक्वली एक्सपोज. सेंटर और जो बोथ एजेस हैं फिल्म के वो इक्वली एक्सपोज हुए एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज द कट ऑफ फ्रॉम इंस्पेक्शन ऑफ द फिल्म. और फिर इसको मतलब रिकॉग्नाइज करना इम्पॉसिबल होता है क्योंकि लगता है कि ये तो एक्सपोजर एरर की वजह से हुआ है. सो हियर यू गाइस कैन सी ग्रिड कट ऑफ के बारे में दिखाया गया है. सो द टारगेट इज हियर एंड हियर इज योर ग्रिड एंड ये है आपका फिल्म. तो ये ग्रिड कट ऑफ ऐसे होता है जब ये आया एंड आपका प्राइमरी बीम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो आपके फिल्म में कोई नहीं पहुंची, जिसकी वजह से एक लाइट एरिया बन जाता है. एंड हियर इज योर ग्रिड कट ऑफ. तो इसमें देख सकते हैं कट ऑफ फ्रॉम एंड साइड डाउन फोकस्ड ग्रिड. ये साइड डाउन फोकस्ड ग्रिड के बारे में दिखाया है. ये रहा आपका फिल्म ट्रांसमिटेड प्राइमरी ग्रिड एक्सरे बीम एंड टारगेट. तो इसमें आपको रेडियोग्राफ रिजल्ट कर रहा है अपसाइड डाउन फोकस्ड ग्रिड. ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ फ्रॉम लेटरल डिसेंटरिंग की वजह से ये दिखाया गया है ऑफ रेडियोग्राफ रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ लेटरल डिसेंटरिंग.
इसमें 4 अलग अलग टाइप की ली गई हैं, जिसमें कि आपका एक्सपोजर सेम है लेकिन ग्रिड का इंचेस अलग अलग है। और आप देख सकते हैं कि इसमें इसको रिकॉग्नाइज करना कितना इम्पॉसिबल रहेगा। ठीक है। एंड 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कट ऑफ फ्रॉम lateral descending: grid ratio, focal distances and the amount of distance descending. The equation for calculating the loss of primary radiation with lateral descending is, देखो 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कट ऑफ फ्रॉम लेटरल डिसेंटिंग से: आपका ग्रिड रेशियो, फोकल डिस्टेंस एंड द अमाउंट ऑफ डिसेंटिंग। एंड द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन विद द लेटरल डिसेंटिंग इज, ये आपका इक्वेशन है, लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन इज इक्वल टू आर बी अपॉन एफ नॉट इंटू 100। आर क्या है आपका ग्रिड रेशियो, बी क्या है लेटरल डिसेंटिंग डिस्टेंस इंचेस में, एंड एफ नॉट आपका फोकल डिस्टेंस है ऑफ ग्रिड इन इंचेस इंटू 100। क्यों किया? क्योंकि परसेंटेज में हमें चाहिए। ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ कट ऑफ इंक्रीजेज एज द अमाउंट ऑफ कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है एज द ग्रिड रेशियो इन एंड एट द ग्रिड रेशियो एंड डिसेंटिंग डिस्टेंस इंक्रीजेस। ग्रिड कट ऑफ कैसे बढ़ता है? ग्रिड रेशियो बढ़ेगा और डिसेंटिंग डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। एंड कट ऑफ डिक्रीज कैसे होगा? इज द फोकल डिस्टेंस इंक्रीज। फोकल डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो कट ऑफ कम होगा। एंड द लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन फॉर एनी गिवन अमाउंट ऑफ lateral dissenting कैन बी मिनिमाइज्ड विद द लो रेशियो ग्रिड्स एंड लॉन्ग फोकल डिस्टेंस। तो लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन जो होता है फॉर एनी गिवन अमाउंट ऑफ लेटरल डिसेंटिंग के लिए कैन बी मिनिमाइज किया जा सकता है विद लो रेशियो ग्रिड्स एंड ए लॉन्ग फोकल डिस्टेंस विथ ए 5:1 ग्रिड फोकस्ड एट 72 इंचेस देयर इज ए 14% लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन। तो इसमें एक 14% का लॉस होता है प्राइमरी रेडिएशन में। एंड विथ 2 इंचेस ऑफ lateral dissenting, if the grid ratio is increased to 16:1, the loss of primary radiation increase होता है to 45%। and if the focal distance is then decreased to 40 inches, the loss of primary radiation goes up to 80%। ठीक है। देखो 5:1 का फोकस्ड है अगर 72 इंचेस पे, तो इसमें क्या होगा? 14% लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन होगा विथ 2 इंचेस ऑफ lateral dissenting। एंड इफ द ग्रिड रेशियो इज इंक्रीज्ड टू 16:1, द लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन इंक्रीज हो जाएगा टू द 45%। एंड इफ द फोकल डिस्टेंस इज देन डिक्रीज होगी तो 40 इंचेस में लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन कितना हो जाएगा आपका? 80%। So when exact centering is not possible, as in the portable radiography, low ratio grids and long focal distances should be used। जबकि एग्जैक्ट पोजिशनिंग या सेंटरिंग आपकी सेंटरिंग पॉसिबल नहीं है पोर्टेबल रेडियोग्राफी में, तो इसमें हम क्या करेंगे? लो रेशियो ग्रिड्स को यूज करेंगे एंड लॉन्ग फोकल डिस्टेंसेस को यूज करेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन फ्रॉम lateral डिसेंटिंग फॉर ग्रिड्स फोकस दैट 40 इंचेस का ये डेटा दिखाया गया है। 40 इंचेस पे अलग अलग रेशियो में अलग अलग आपका लॉस ऑफ lateral डिसेंटिंग का दिखा रहे हैं। एंड इट टेक्स 8 इंचेस ऑफ lateral डिसेंटिंग फॉर 100%। ये आपका 8 इंचेस लेगा of lateral dissenting for 100% cutoff of primary radiation with a 5:1 grid focus that is 72 inches, whereas it takes only 2.5 inches of lateral dissenting for complete cutoff with the 16:1 grid focused at 40 inches। ठीक है। एंड ऑफ लेवल ग्रिड्स, एंड ऑफ लेवल ग्रिड्स क्या होती हैं?
व्हेन ए लीनियर ग्रिड इज टिल्टेड, जब लीनियर ग्रिड को टिल्ट कर देंगे एज इट फ्रिक्वेंटली इज इन पोर्टेबल रेडियोग्राफी, so there is a uniform loss of primary radiation across the entire surface of the grid. तो इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म लॉस होगा प्राइमरी रेडिएशन का अक्रॉस द एंटायर सरफेस ऑफ द ग्रिड, पूरी सरफेस ऑफ द ग्रिड में, एंड द इफेक्ट ऑन द फिल्म द सेम एज द इफेक्ट ऑफ लेटरल डिसेंट्री. तो इसका इफेक्ट कैसा होगा फिल्म पे, सेम होगा जितना कि इफेक्ट ऑफ लेटरल डिसेंट्रिंग का होता है. एंड फोकस ग्रिड डिस्टेंस सेंटरिंग, फोकस ग्रिड डिस्टेंस सेंटरिंग के बारे में, डिसेंटरिंग के बारे में देख लेते हैं. इन फोकस ग्रिड डिस्टेंस डिसेंटरिंग, द टारगेट ऑफ द एक्सरे ट्यूब इज करेक्टली सेंटर्ड टू द ग्रिड बट इट इज पोजिशन्ड अबव और बिलो द कन्वर्जेंट लाइन. आपकी सेंटरिंग परफेक्ट है, लेकिन इसमें क्या है, पोजीशनिंग जो दी गई है अबव या बिलो कन्वर्जेंट लाइन है. सो इफ द टारगेट इज अबव द कन्वर्जेंट लाइन, so it is for focus grid distance decentric, and if the target is below the convergent line, so then it is called near focus grid distance centering. So the results are same but they differ in magnifications. तो इसमें ये क्या डिफरेंस होता है, मैग्नीफिकेशन में डिफरेंस होता है. सो लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन फ्रॉम लेटरल डिसेंटिंग फॉर ग्रिड फोकस्ड हाइट 72 इंचेस का ये दिखा रहे हैं. ठीक है. सो हियर इज कट ऑफ फ्रॉम एन ऑफ लेवल ग्रिड का दिखाया गया है. ऑफ लेवल ग्रिड में कैसे कट ऑफ का होता है. एंड मैग्नीट्यूड, the cutoff is greater with near than the far focus grid distance descending. जो कट ऑफ होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है विद द नियर देन द फार फोकस ग्रिड डिस्टेंस डिसेंडिंग. एंड इमेज में दिखाया गया है कि कट ऑफ बिकमिंग प्रोग्रेसिवली ग्रेटर विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फिल्म सेंटर, and the central portion of the film is not affected but the periphery is light. तो सेंट्रल पोर्शन है फिल्म का वो अफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन पेरीफेरी आपकी लाइट होती है. बट द फ्रैक्शनल लॉस ऑफ रेडिएशन इज नॉट यूनिफॉर्म. इट मस्ट बी कैलकुलेटेड फॉर ए पॉइंट which actually represents two parallel lines running the length of the grid on either side of the center line. The loss of primary radiation is directly proportional to the grid ratio and distance from the center line. तो लॉस ऑफ जो प्राइमरी रेडिएशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रिड रेशियो के डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन के होता है. ठीक है. सो हेयर ग्रिड कट ऑफ फ्रॉम नियर फोकस ग्रिड डिस्टेंस डिसेंटरिंग को दिखाया गया है. ठीक है. एंड हेयर इज कट ऑफ फ्रॉम फार फोकस ग्रिड डिस्टेंस डिसेंटरिंग. फार फोकस ग्रिड के डिस्टेंस डिसेंटरिंग में ग्रिड कट ऑफ आपका इस तरीके से होता है. एंड द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन फॉर नियर एंड फार फोकस ग्रिड डिस्टेंस डिसेंटरिंग आर एज फॉलोज. So near focus grid distance decentering is here, loss is equal to RC of 1 upon f1 minus 1 upon f0 into 100. And far focus grid distance decentering loss of primary radiation is equal to RC of 1 upon f0 minus 1 upon f2 into 100. L क्या है आपका, प्राइमरी रेडिएशन एट पॉइंट सी इज 0, पॉइंट सी पे, एंड ये परसेंटेज में है आपका. एंड आर क्या है, ग्रिड रेशियो. एफ नॉट ग्रिड फोकसिंग डिस्टेंस. एफ वन टारगेट ग्रिड डिस्टेंस बिलो कन्वर्जेंट लाइन इंचेस में है. एंड एफ टू आपका टारगेट ग्रिड डिस्टेंस है अबव कन्वर्जेंट लाइन इंचेस. एंड सी है आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द ग्रिड. सी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द ग्रिड इंचेस में. ठीक है. एंड टेबल आपको कट ऑफ के बारे में दिखाई गई है. वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रिड फोकसिंग एट 40 इंचेस विद 10 इंचेस एंड फोकस ग्रिड
एक 10 इंचज़ की फोकस ग्रिड डिस्टेंस डिसेंटरिंग एरर के बारे में. एंड द लेफ्ट half of the table indicates the 30 inches and the right half for 50 inches focus grid distance dissenting. So the loss of primary radiation increases as the grid ratio increases, as the distance from the center of the grid increases. जैसे कि distance from the center of grid increase होती है and the loss is greater, loss ज़्यादा होता है with near than, loss is greater with near than with far focus grid distance, with the far focus grid distance decentering at the margin of a 14 inches wide film 7 inches from grid center. And the loss of primary radiation is 35% for 6:1 grid and 94% for 16:1 grid with the near focus grid distance decentering. तो ये आपका डेटा दिखाया गया है कि कितने पे कितना होता है विद फार फोकस, जो फार फोकस ग्रिड डिस्टेंस होती है डिसेंटिंग की. एंड द लॉस एट ए फिल्म मार्जिन डिक्रीज होता है 21%, कम होता है फॉर 6:1 ग्रिड एंड 64% फॉर ए 16:1 grid. And parallel grids are focused at infinity, so of course they are always used with near focus grid distance decentering. जो पैरेलल ग्रिड्स होती हैं फोकस्ड होती है इन्फिनिटी पे, सो इनमें हमेशा आपका नियर फोकस ग्रिड डिस्टेंस डिसेंटरिंग होता है. दे यूजुअली हैव ए लो ग्रिड रेशियो टू मिनिमाइज कट ऑफ को कम करने के लिए. एंड द ओनली टाइम देयर इज नो सिग्निफिकेंट कट ऑफ इज विद लॉन्ग टारगेट ग्रिड डिस्टेंसेज और स्मॉल फील्ड्स. ए स्मॉल फिल्म टेकन विद ए पैरेलल ग्रिड, एक जो स्मॉल एक फिल्म होती है टेकन विद ए parallel grid has a dark center and light edges because of near focus grid distance decentering. ठीक है. and combined lateral focus grid distance decentering. combined lateral and focus grid distance decentering. The most commonly recognized kind of grid cutoff is from combined lateral and focus grid distance decentering. It is probably not as common as lateral decentering alone, and but lateral decentering cannot be recognized. लेकिन जो lateral decentering है वो रिकॉग्नाइज नहीं की जा सकती एज सच ऑन द रिजल्टेंट रेडियोग्राफ. कंबाइंड डिसेंटरिंग जो होती है वो इजी होती है रिकॉग्नाइज करने में. इट कॉजेज एन अनइवन एक्सपोजर रिजल्टिंग इन ए फिल्म दैट इज लाइट ऑन वन साइड एंड डार्क ऑन द अदर साइड. and there are two kinds of combined descending depending on whether the tube target is above or below the convergent line. So the amount of cutoff is directly proportional होता है to the grid ratio and descending distances के, and inversely proportional होता है to the focal distance of the grid के. with high grid ratio larger decentering errors होते हैं. there is a large loss of primary radiation. with long focus grid distances there is less loss of primary radiation. तो high ratio grids हैं तो उसमें large decentering errors के chances होते हैं. there is large loss of primary radiation. so with the long focus grid distances के साथ there is less, कम chances होते हैं loss of primary radiation के. so combined lateral and focused grids grid distance decentering above the convergent line को फिगर पे देखा है आपने, देखेंगे. and the projected images of the lead steps directly below the tube target are broader than those on the opposite side and the film is light. तो opposite side होती है and film light होती है on near side. ठीक है. कट ऑफ इज ग्रेटेस्ट, जो कट ऑफ है वो ग्रेटेस्ट होता है ऑन द साइड डायरेक्टली अंडर द एक्सरे ट्यूब. एंड कंबाइंड लेटरल एंड फोकस ग्रिड डिस्टेंसेस डिसेंटरिंग बिलो द कन्वर्जेंट लाइन is illustrated in the figure. And the projected images of the lead steps are broader on the side opposite
to the tube target than on the same side. ठीक है, कट ऑफ लीस्ट ऑन द साइड ऑफ अंडर एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब की साइड आपका कट ऑफ लीस्ट होता है विद इक्वल डिसेंटिंग एरर्स, अमाउंट ऑफ कट ऑफ इज ग्रेटर विद द कंबाइंड डिसेंटिंग बिलो द कन्वर्जन लाइन देन विथ कंबाइंड डिसेंटिंग अबव द कन्वर्जन लाइन. ठीक है, so here you can see cut off from a parallel grid is being shown here, and cut off from a combined and far focused grid distance decentering is focus is shown here. ठीक है, and now moving grids. So what are moving grids? Moving grids was invented by Dr. Hollis E. Potter in 1920. कब ये इन्वेंट हुई? इन द 1920 बाई Hollis E. Potter, and for many years a moving grid was called Potter-Bucky grid के नाम से इसको जाना जाता गया. In recent years the name has been shortened to Bucky grid, which is unfortunate because the name of the inventor is omitted. So grids are moved to blur out the shadows cast by the lead strips. ये ग्रिड्स होती हैं जो कि मूव होती हैं टू ब्लर आउट करने के लिए शैडोज ऑफ द कास्ट बाय द लेड स्ट्रिप. मोस्ट मूविंग ग्रिड्स आर रेसिप्रोकेटिंग विच मीन्स दे कंटिन्यूसली मूव करती हैं एट 1 to 3 सेंटीमीटर बैक एंड फोर्थ थ्रू आउट द एक्सपोजर. सो दे स्टार्ट मूविंग व्हेन द एक्सरे ट्यूब, ये स्टार्ट करती मूविंग व्हेन द एक्सरे ट्यूब एंड एक्सरे ट्यूब एनोड बिगिंस टू रोटेट. ये एक्सरे ट्यूब एनोड के साथ रोटेट जब करता है तो साथ में काम करती हैं. ओल्डर ग्रिड्स मूव ओनली वन डायरेक्शन एंड मस्ट बी क्लॉक्ड फॉर ईच एक्सपोजर, एंड दे ऑल्सो हैव टाइमर्स दैट आर सेट फॉर ए लिटिल लॉन्गर देन द एक्सपोजर टाइम टू अवॉइड ग्रिड लाइन्स. So these single stroke grids are inconvenient and are seldom used in modern equipment. तो इनको कभी कभी मॉडर्न इक्विपमेंट्स में भी यूज करते हैं. मूविंग ग्रिड्स आर एडवांटेजियस बिकॉज दे एलिमिनेट ग्रिड्स लाइंस फ्रॉम फिल्म. ये ग्रिड लाइंस को रिमूव करती हैं फिल्म से. एंड मैनी ईयर्स एगो this was important because the lead strips were thick and unevenly spaced. lead strip thick हुई and unevenly spaced थी with improved manufacturing methods. However, grids have improved, so the grid lines are not nearly as distracting as, and many radiologists now prefer stationary grids. So if you are using a moving grid and want to avoid grid lines, you must take two precautions. First, grid must move fast enough to blur its. तो आपको कैसा ग्रिड ऐसा लेना चाहिए जो इतना फास्ट चले कि इसकी जो लेड स्ट्रिप्स की लाइंस हैं वो ब्लर हो जाए. एंड इफ़ इट मूव्स टू स्लोली, सो you will see either the grid lines themselves or random density variations in the film that are just as distracting as the lines. अगर ये स्लो होंगी तो उससे आपको रैंडम डेंसिटी दिखेगी वेरिएशन फिल्म में, या फिर डिस्ट्रैक्टिंग लाइंस दिखेंगी. ठीक है. सेकेंडली, द ट्रांसवर्स मोशन ऑफ द ग्रिड शुड बी सिंक्रोनस विद पल्सेस ऑफ एक्सरे जनरेटर. जो ट्रांसवर्स मोशन है ग्रिड का वो कैसा होना चाहिए? सिंक्रोनस होना चाहिए विद पल्सेस ऑफ एक्सरे जनरेटर के साथ. एंड व्हेन दिस हैपेंस द शैडो ऑफ ईच लेड स्ट्रिप इज सुपरइम्पोज्ड ऑन द शैडो ऑफ इट्स नेबर. ईच पल्स प्रोड्यूसेस ए फेंट इमेज ऑफ द लेड. जो ईच पल्स है ये प्रोड्यूस करती है फेंट इमेज ऑफ द लेड स्ट्रिप ऑन द फिल्म. And between pulses the grid moves one interspace distance
so that the next lead step is over the position of the preceding step, and with a new pulse the two images are superimposed. Thus, even though the grid moves, the grid lines will be distinct. तो इस तरीके से अगर ग्रिड मूव करेगी तो ग्रिड लाइन डिस्टिंक्ट हो जाएंगी. एंड मूविंग ग्रिड्स हैव सेवरल डिसएडवांटेजेस होते हैं. दे आर कॉस्टली, सब्जेक्ट टू फेलियर, में वाइब्रेट कर सकती हैं, एंड द वाइब्रेट कर सकते हैं एक्सरेटेबल को, एंड पुट ए लिमिट on the minimum exposure time because they move slowly. And even more serious disadvantage is that they increase the patient's radiation dose. So there are two reasons for this, the first of which the lateral centering होगी, and because the grid moves 1 to 3 centimeter during the exposure, the tube is not centered directly over the center of the grid during the most of the exposure. So this lateral centering may result in a loss of as much of 20% of the primary radiation का loss हो सकता है due to lateral centering with a high ratio grid and a short focusing distance की वजह से. and the second जो cause है इसका of increased patient exposure is more difficult to understand. The photons are spread out uniformly on the film by a moving grid with the identical number of photons per unit area. A film is 15% darker with a stationary grid because the photons are concentrated between the lead strip. and फिगर में दिखाया गया है द टोटल क्वांटिटी ऑफ डेंसिटी. जो टोटल क्वांटिटी ऑफ डेंसिटी होती है उसको ब्लैकनेस, डिग्री ऑफ ब्लैकनेस भी कहते हैं, ऑन द फिल्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द वाटर लेवल इन द फिगर. सो दिस इज अमाउंट ऑफ डेंसिटी दैट इज स्प्रेड आउट यूनिफॉर्मली ओवर द फिल्म बाय ए मूविंग ग्रिड. एंड फिगर में दिखाया गया आपको कि ग्रिड इज immersed in the water to represent the grid lines on a film. Now all the water is concentrated between the grid lines. All the water is concentrated between the grid lines, and the water level rises just as amount of blackness and on the film rises. The total quantity of distance on the film is the same with both moving and stationary grids, but with the stationary grid film is made up to many narrow voids, grid lines containing no density interspaced with black lines containing all density. ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है एनालॉगी बिटवीन वाटर लेवल एंड फिल्म डेंसिटी फॉर मूविंग एंड स्टेशनरी ग्रिड. तो यहाँ पे वाटर लेवल एंड लेड स्ट्रिप्स को दिखाया गया है. ठीक है, तो ग्रिड सिलेक्शन के बारे में देख लेते हैं. ग्रिड को कैसे सिलेक्ट करते हैं. देयर इज नो सिंपल रूल टू गाइड द clinician in choosing a grid for any particular situation. A compromise is always involved. The price of increased cleanup with high ratio grids is that patient exposure is considerably increased. तो इसमें पेशेंट एक्सपोजर आपका इंक्रीज रहता है, एंड दैट एक्सरे ट्यूब सेंटरिंग बिकम्स मोर क्रिटिकल. यू मस्ट वेट वैल्यू ऑफ बेटर क्वालिटी radiograph against your moral obligation to keep the patient exposure at a minimum. So there is little to be gained using high ratio grid in the low kVp ranges. So usually 8:1 grids will give adequate results below 90 kVp. तो यूजुअली क्या होता है, 8:1 ग्रिड जो होती हैं वो आपको देती हैं एडिक्वेट रिजल्ट्स को below 90 kVp, and above 90 kVp 12:1 grids are preferred. 90 kVp के ऊपर 12:1 जो ग्रिड्स होती हैं वो प्रीफर की जाती हैं. एंड क्रॉस्ड ग्रिड्स आर ओनली यूज्ड व्हेन. क्रॉस ग्रिड कहाँ पे यूज होती हैं,
when there is a great deal of scatter radiation, जबकि इसमें ग्रेट डील ऑफ स्कैटर रेडिएशन होती है, सच एज इन बाईप्लेन सेरेब्रल एंजियोग्राफी। किस में होता है? बाईप्लेन सेरेब्रल एंजियोग्राफी में आपका ये जो होता है, क्रॉस ग्रिड्स आर ओनली यूज्ड इन द बाईप्लेन सेरेब्रल एंजियोग्राफी। ओके, ठीक है। द इफिशियंसी ऑफ स्कैटर रेडिएशन ऑब्जॉर्प्शन बाय वेरियस ग्रिड्स इज शोन इन द फिगर। ये किसमें आपको फिगर में दिखाई गई है। एंड विच प्लॉट्स फ्रैक्शनल ट्रांसमिशन स्कैटर रेडिएशन अगेंस्ट ग्रिड रेशियो। देयर इज लिटिल डिक्रीज होता है इन द ट्रांसमिटेड scatter beyond an 8:1 ratio grid and almost no change between 12:1 and 16:1. For this reason 12:1 grid ratio are preferable to 16:1 grid ratio for routine radiography, and the improvement in the film quality is going from a 12:1 to 16:1 is not worth the greater the present exposure। ठीक है। नाउ एयर गैप टेक्निक क्या है ये देख लेते हैं। नाउ एयर गैप टेक्निक, सो द एक्सरे ग्रिड is the most important means of reducing scatter radiation with large radiographic fields, but under certain circumstances an alternate method, an air gap, produce comparable results with less patient exposure। एयर गैप टेक्निक क्या है आपका? ये भी ग्रिड के जैसा काम करता है। ये एयर गैप करता है, प्रोड्यूस करता है कंपेरेबल रिजल्ट्स को विद लेस पेशेंट एक्सपोजर के साथ। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एयर गैप टेक्निक इज़ क्वाइट सिंपल। एयर गैप टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल काफ़ी सिंपल है। स्कैटर रेडिएशन अराइजिंग इन द पेशेंट फ्रॉम कॉम्पटन रिएक्शंस disperses in all directions, so the patient acts like a large light bulb। पेशेंट एक लार्ज लाइट बल्ब के तरीके से होता है। in the illustration scattered photons are shown radiating out from a point source, but the point actually represents a tiny block of tissue। point actually क्या represent करता है? tiny block of the tissue। so each ray represents a separate scattering events and numerous scatterings within the small block produce the array shown। And the closer the patient is to the film, so the greater the concentration of scatter per unit area। greater the concentration of the scatter per unit area with the air gap, and the concentration decrease होती है because more scattered photons मिस द फिल्म। मोस्ट ऑफ द मोर स्कैटर फोटोन मिस करेंगे फिल्म को। एंड द नेम एयर फिल्ट्रेशन हैज़ बीन अप्लाइड टू एयर गैप टेक्निक्स। एयर फिल्ट्रेशन भी अप्लाइड किया जा सकता है टू द एयर गैप टेक्निक, बट दिस इज मिस नॉर्मल। स्कैटर रेडिएशन डिक्रीज होता है नॉट फ्रॉम फिल्ट्रेशन बट फ्रॉम स्कैटर्ड फोटोन मिसिंग द फिल्म। सो नेग्लिजिबल क्वांटिटीज ऑफ रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड होती हैं इन द गैप एंड द बीम इज नॉट appreciably hardened, so the name air filtration should be discarded। There is no strong bias for forward scattering in the diagnostic energy range, so the distribution of Compton scattering is nearly random। सो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कॉम्प्लेक्स स्कैटरिंग का वो नियरली रैंडम होता है। एक फोटोन इज ऑलमोस्ट एज लाइकली टू स्कैटर एट 90 डिग्री एज एट 45 degrees or 180 degree। with increasing energy more photons scatter in the forward direction, but the increase is negligible in the diagnostic range। when the energy of the incident photon is in increased 10 से 140 किलोवोल्ट तक अगर इंक्रीज कर देंगे तो मच ग्रेटर चेंज दैट इज लाइकली इन क्लिनिकल रेडियोलॉजी। द मोस्ट प्रोबेबल एंगल
of scatter only changes from 53 to 45 degree, and with the strong forward bias as in mega voltage therapy, air gaps are ineffective होती हैं एज ए मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग स्कैटर रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें हमारे वो दिखाए गए हैं, ये एयर गैप टेक्निक के बारे में दिखाया गया है, इसमें देख सकते हैं एयर गैप टेक्निक यूज्ड है एंड पेशेंट एंड यहाँ पे आपकी है फिल्म। ठीक है, तो इसमें आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में दिखाया गया है। नेचुरल एयर गैप सेपरेट करता है फिल्म को फ्रॉम स्कैटरिंग साइड से। द डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टू साइड्स इवन ग्रेटर देन द इलस्ट्रेशन इम्प्लाइज। ओके, so you can see from illustration the air gap is more effective in removing scatter radiation when the scatter originates close to the film, जब scatter close to the film originate होता है, and optimum gap width. So air gap techniques are used in two clinical situation, magnification radiography and chest radiography. With magnification radiography, the object film distance is optimized for the screen focal spot combination, and the air gap reduces the scatter radiation to acceptable levels as an incidental bonus. So in chest radiography, the air gap is used to instead of a grid technique are designed around the air gap. So for example image sharpness इसमें डिटेरिएट यानी कि ख़राब होती है एज द गैप वाइडन, जितना कि गैप बढ़ेगा, एंड फोकस स्पॉट डिस्टेंसेज इज यूजुअली लेंथेंड फ्रॉम 6 to 10 feet टू रिस्टोर शार्पनेस, रिस्टोर करने के लिए शार्पनेस, एंड एयर गैप्स and grids have the same function to remove as much scatter radiation as little primary radiation as possible. So as a measure of performance, gap width is analogous to grid ratio. A large air gap like a higher ratio grid removes a large percentage of scatter radiation. So ये इमेज में आपको दिखाया गया रेशियो ऑफ स्कैटर टू प्राइमरी रेडिएशन विद एयर गैप विड्थ फ्रॉम 5.8 to 15 inches for 3 different observers thickness. A ratio of 5 means that 5 scattered photons reach the film for each primary photon. At the ideal ratio of 0, all the transmitted photons are primary. As the gap increases, the ratio of secondary to primary radiation डिक्रीज, गैप बढ़ने से रेशियो जो सेकेंडरी टू प्राइमरी रेडिएशन है वो कम हो जा रहा है, बट द चेंजेस इज ग्रेजुअल विदाउट एन अब्रप्ट ट्रांजिशन पॉइंट. द ऑप्टिमम गैप विड्थ इज ए matter of judgment. The following 4 guidelines should be used to select a gap width. Following 4 गाइडलाइंस जो होती हैं वो शुड बी यूज होती हैं टू सिलेक्ट ए गैप विड्थ, एंड कौन कौन सी 4 गाइडलाइंस हैं. एक थिकर द पार्ट, जितना ज़्यादा थिक होगा पार्ट द मोर एडवांटेजियस ए लार्जर गैप. एंड सो इमेज में आपको दिखाया गया है दैट चेंज फ्रॉम 1 to 15 inches width produces more marked decrease in scatter radiation for 22 centimeter phantom than for 10 centimeter phantom. The first inch of air gap improves contrast more than any subsequent inch. So the increase from a 1 to 2 inch gap improve करता है आपका contrast more than an increase from 14 to 15 inches gap, and image sharpness deteriorate करेगा within increasing gap width unless the focal film distance is increased to compensate for the greater magnification. So an increase in focal film distance from 6 to 10
FIT is customary in chest radiography to compensate for this loss of sharpness, and a further increase in focal film distance is usually not physically possible because of space limitation or technically feasible at an acceptable exposure time because of the heat tolerance of X-ray tube. So remember that 50% increase जो होता है in distance doubles the exposure factors. जो आपका 50% इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस में तो ये डबल करेगा एक्सपोजर फैक्टर्स को. इफ़ द गैप इज वाइडन, गैप को बढ़ाया जाएगा तो बाय मूविंग द पेशेंट अवे फ्रॉम द फिल्म द फिक्स्ड फोकल film distance, the patient is closer to the X-ray tube and his exposure increases. तो इसका exposure increase हो जाएगा and the increase can be corrected by a comparable increase in the focal film distance, but this may not be possible alternative for the reasons stated above. ठीक है. सो तो ये क्या दिखाता है आपको 5 इंचेस एयर गैप अप्रोचेस द परफॉर्मेंस ऑफ ए लाइट 7:1. सो कंपैरेटिव कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर्स और ग्रिड एंड एयर गैप टेक्निक्स 100 kVp 30 by 30 सेंटीमीटर फील्ड. सो absorber thickness centimeter of water and air gap and grid contrast improvement factor data from गोल्ड एंड हेल का दिखाया गया है. एंड यहाँ पे आपको रेशियो ऑफ स्कैटर प्राइमरी रेडिएशन फॉर वेरियस एयर गैप एब्जॉर्बर थिकनेस दिखाया गया है. ठीक है. एंड ग्रिड्स फॉर थिन पेशेंट्स ए 10 इंचेस गैप इज द सेम एज हैवी 15:1 grid for thin patients but not as good for thicker patients. Final decision on air gap width is usually made empirically, changing width from patient the patient is convenient. Experience has shown that 10 inches air gap and 10 feet focal film distance with an energy of 110 to 150 kVp produces satisfactory results. एंड एक्सपोजर फैक्टर्स विद एयर गैप्स. तो ये कंपेयर करता है 6 फीट फोकल फिल्म डिस्टेंस विद ए ग्रिड टू ए 10 फीट फोकल फिल्म डिस्टेंस विद ए 10 इंचेस एयर गैप and the exposure factor, patient exposure and transmitted primary radiation are all assigned a value of 1 for grid technique which is used as the standard for comparison. In this example the primary transmission of grid is 65%. प्राइमरी ट्रांसमिशन ऑफ ग्रिड कितना होता है 65%. एंड द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वॉज चूजन टू प्रोड्यूस हेम्स ऑफ इक्वल डेंसिटी. So same total number of photons and contrast, same ratio of primary to secondary photons, and the second X-ray exposure must be increased for air gap technique because the large focal film distance applying the inverse square law. So exposure would have to be increased 2.8 times. तो एक्सपोजर कितना बढ़ेगा 2.8 टाइम्स बढ़ जाएगा. But the actual increase is somewhat less because only 65% of only photons are transmitted through the grid, so the increase is 1.8 times. And a substantial difference that exceeds the heat capacity of the X-ray tube. And patient exposures are usually less with air gaps than grids. एयर गैप टेक्निक में पेशेंट एक्सपोजर कम है देन द ग्रिड्स बिकॉज ग्रिड्स एब्जॉर्ब प्राइमरी फोटॉन्स विद द ग्रिड टेक्निक सोन एंड प्राइमरी photons must pass through the patients for each one reaching the film. So the difference जो है वो 35% is absorbed हो जाता है. In the grids में only 1.19 primary photon need pass through the patient with the air gap techniques to produce a comparable concentration per unit area of the film. So the difference कितना है 19% is lost as a consequence of the inverse square law. The air gap loses less primary radiation, so the patient exposure is less.
If the patient exposure is unity with the grid, it will be 0.77. So air gap is significant but not dramatic savings. ठीक है बट उतना भी सेविंग्स नहीं होती इसमें, ठीक है. मैग्नीफिकेशन विद एयर गैप्स. सो टू फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ द मैग्नीफिकेशन, द ऑब्जेक्ट फिल्म डिस्टेंस एंड फोकल फिल्म डिस्टेंस. ओ एफ डी दो फैक्टर्स आपके डिटरमाइन करते हैं, ओ एफ डी एंड एफ एफ डी. मैग्नीफिकेशन को ये दो डिटरमाइन करते हैं. मैग्नीफिकेशन इज द ग्रेटेस्ट विद ए शॉर्ट फोकल फिल्म डिस्टेंस एंड ए लॉन्ग ओ एफ डी. मैग्नीफिकेशन आपका कब ज़्यादा होता है, जबकि शॉर्ट फोकल फिल्म डिस्टेंस हो एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट फिल्म डिस्टेंस हो. एज ए जनरल रूल इमेज शार्पनेस डिटेरियोर्स विद मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन बढ़ने से आपकी इमेज की शार्पनेस कम होती है. इसको आप नॉर्मली फ़ोन से कंपेयर कीजिए. अब आपने फ़ोन में कोई पिक्चर क्लिक की, फिर उसको जब जूम करते जाएंगे तो उसको जो वो क्रिस्टल्स फटने से लगते हैं और वो इमेज की क्वालिटी डिटेरिएट का मतलब ख़राब होती है अब मैग्नीफाई होने के साथ साथ. तो ये वही कहना चाह रहा है. सो द ऑब्जेक्टिव विद एन एयर गैप टेक्निक इज़ टू प्रिजर्व इमेज शार्पनेस. एयर गैप टेक्निक्स के साथ ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, प्रिजर्व करना इमेज शार्पनेस को बाय लेंथनिंग द फोकल फिल्म डिस्टेंस until magnification returns to pre-air gap levels. Some deterioration is inevitable so for parts close to the film, and we have seen in the images. तो ये जो मैं कुछ चीज़ें छोड़ रही हूँ ये कभी भी आपके एग्जाम्स में आते नहीं हैं, तो इतना इस पे ध्यान देने वाला नहीं है, ठीक है. एंड मैग्नीफिकेशन इज लेस विद focal film distance is least not for a 10 inches air gap and a reasonably sized 10 inches thick patient, and magnification is less with the 72 inches focal film distance for all object film distances up to the longer focal film distance produces a more uniform magnification from the front of the back of the patient and a desirable characteristics. This uniformity is preserved with lesser air gaps. So with a 5 inches gap, the curve would maintain its slope but would slide down the magnification scale to cross the 72-inch curve at a shorter object film distance. Experienced chest radiographer do not feel that image sharpness deteriorates noticeably with the air gap techniques. Okay, so magnification with 72 inches no air gap and 120 inch air gap focal film distance FFD को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है. यहाँ पे आपको समरी दी गई है. इस चैप्टर की समरी भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है. सो रेडियोग्राफिक ग्रिड्स क्या है, कंसिस्ट ऑफ लेड फॉइल्स टाइप्स सेपरेटेड बाय एक्सरे ट्रांसपेरेंट स्पेसेस. दे आर यूज्ड इन एब्जॉर्ब scatter radiation and to improve radiographic image contrast. The grid ratio is defined as the ratio of the height of the lead strip to the distance between them, and it is the simplest way of characterizing a grid. And grid come in two patterns, linear and crossed. Crossed grids consist of two superimposed linear grids. Their great disadvantages is that they cannot be used with oblique techniques. Most grids are focused to a line in space called a convergent line. मोस्टली ग्रिड्स कैसी फोकस्ड होती हैं, इन ए लाइन में, जिसको कहते हैं focus to a line in space called convergent line, but they can be used over a variable range of distances called focal range. So 3 tests have been devised to evaluate grid performance. Number 1, primary transmission is a measurement of the percentage of primary radiation transmitted
through a grid, usually between 60 to 70%. And second Bucky factor is the measurement of the total radiation, primary and scatter absorbed by a grid. It indicates how much exposure factors must be increased and because of the grid, and also reveals how much more radiation and the patient receives. Bucky factors ranges from 3 to 7 depending on the grid ratio. And contrast improvement फैक्टर क्या है, एक मेजरमेंट है ग्रिड की एबिलिटी का टू इम्प्रूव द कंट्रास्ट एंड it is the best test of grid performance. And generally high ratio grids with high lead content have the highest contrast improvement factors. तो grid ratio, lead content and number of lines per inch are the interrelated. A grid with many lines per inch over 100 is generally thinner and has lower lead content than a grid of comparable ratio with fewer lines per inch. And grid cutoff is the loss of primary radiation. Grid cutoff क्या है, loss of primary radiation that occurs when the images of the lead strips are produced wider than they would be with the ordinary magnification. And the amount of cutoff with a particular dissenting errors is greatest with the high ratio grids that have a short focusing distance. And lateral dissenting क्या है, is most common error and causes uniform loss of primary radiation, so it is impossible to recognize on the film. And with focus grid distance, decentering film is light on both sides, whereas with combined lateral and focus grid distances, decentering the film is light only on the one side. And moving grid eliminate करती है image of the moving grid eliminate करती है image of the lead strip from the film, and this is their cheap advantage. And generally exposure factors are a little greater with moving grids than the stationary grids because of the lateral decentering errors during the portion of the exposure, and because the exposure is spread out over entire surface of the film. So with the properly positioned stationary grids के साथ there is no dissenting error. अगर प्रॉपरली पोजिशन आपका स्टेशनरी ग्रिड है तो उसमें डिसेंट्रिंग एरर नहीं होगा एंड द एक्सपोजर इज कंसंट्रेटेड बिटवीन द लेड स्टेप्स. तो ग्रिड सिलेक्शन इन्वॉल्व करता है कंप्रोमाइज बिटवीन फिल्म क्वालिटी एंड पेशेंट एक्सपोजर. हाई रेशियो ग्रिड्स produce films with better contrast at a cost of increased patient exposure. Generally a low ratio grid are adequate for low energy radiation. 8:1 grid ratio should be used with energies less than 90 kVp, and 12:1 ratio grids for higher energy radiation. And air gap क्या है, air gap is an alternative method of eliminating scatter radiation with large radiographic fields. The intensity of scatter radiation is maximum at the patient's surface and diminishes rapidly at increasing distances from the surface. So if the film is placed at a distance, the scatter simply misses the film. So focal film distances are increased with air gap techniques. फोकल फिल्म डिस्टेंसेस कैसे होते हैं, इंक्रीज यानी कि बढ़ा दिए जाते हैं विद द एयर गैप टेक्निक्स इन एन एट अटेम्प्ट to maintain image sharpness, and as a consequence X-ray exposure factors are greater with the air gap than grids. तो क्या लिखा है, इसके कंसिक्वेंस के हिसाब से एक्सरे एक्सपोजर फैक्टर्स आर ग्रेटर होते हैं विद द एयर गैप्स दैन ग्रिड्स. सो पेशेंट एक्सपोजर आर जनरली लेस होता है विद एयर गैप्स. हाउएवर बिकॉज द ग्रिड एब्जॉर्ब्स सम प्राइमरी रेडिएशन, ग्रिड एब्जॉर्ब कर लेती है प्राइमरी रेडिएशन को. तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर
ख़त्म हो रहा है एंड फटाफट मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया है। सो टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर द मोर